फर्स्ट कोटि की अभिक्रिया, उस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए जिस टाइप से अपन ने जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए डेरिवेशंस किए थे, कुछ ग्राफ्स कंसीडर किए थे, उसी टाइप से हम क्या करने वाले हैं आज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी कुछ ग्राफ्स, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन उसका डेरिवेशंस करेंगे, देन उसका ग्राफ किस टाइप से बनता है उसकी ग्राफ के ऊपर अपन डिस्कशंस करेंगे। ये सारा डिस्कशन किस टाइप से होता है चलो देखते हैं अपन। सिमिलर इसी टाइप से वर्क करना है जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए वर्क किया था, बट थोड़ा बहुत चेंजेस होगा इसके अंदर। बट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए क्या होता है सिंपल सा, सपोज इनिशियली कोई आपके पास ए है, आपके पास रिएक्टेंट है और वो चेंज हो रहा है किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। किस में चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। क्लियर। तो इनिशियली एट टी इक्वल्स टू 0 पर इनिशियली किसी की कंसंट्रेशन जो मैंने कंसीडर की है वो इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है मेरी R0 और वो प्रोडक्ट में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। आफ्टर टी टाइम बाद एट टी इक्वल्स टू टी जो इसकी ए की कंसंट्रेशन है जो कितनी हो जाती रह जाती बच जाती कितनी R कंसंट्रेशन बच जाती है। ये R कंसंट्रेशन किस में से बचती है, सिंपल सा R0 माइनस R के बराबर। क्लियर। इस R0 में से R को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगी आपके पास, R कंसंट्रेशन वहां पे बच जाएगी। क्लियर। अब इसके लिए हमें क्या लिखना है, सिंपल सा फर्स्ट ऑफ ऑल रेट लॉ लिखते हैं अपन। रेट लॉ क्या होगा इसके लिए, तो माइनस dr dA बाई dt इज इक्वल टू R, और ये जो R है वो इक्वल होगा आपके पास क्या, k a टू द पावर 1 के। क्लियर। अभिक्रिया के अणु जो आपके पास अभिक्रिया कोटि क्या होता है उसके बराबर होती है रेट लॉ के। क्लियर। कंसंट्रेशन सांद्रता के। तो ये जो समीकरण है आपके पास, या इसको मॉडिफाइड फॉर्म में लिखूं मैं, इसको कंसंट्रेशन की फॉर्म में, R कंसंट्रेशन की फॉर्म में डिक्टेट करें तो अपन इसको किस फॉर्म में डिक्टेट कर सकते हैं, सिंपल सा आपके पास आएगा क्या, माइनस डी ए कंसंट्रेशन के ऊपर क्या है आपके पास R डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू के ए टू द पावर 1, और यहाँ कंसंट्रेशन क्या है आपके पास R के इक्वल है। ये जो इक्वेशन आई ये आपका कहलाता है क्या, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अवकलित वेग समीकरण। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अवकलित वेग समीकरण है आपके पास। क्लियर। अब अपने को क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन फॉर्म में, या R को इस डिवीजन में ट्रांसफर कर लो और dt को साइड मल्टीप्लाई कर लो, तो माइनस dr बाय कंसंट्रेशन ऑफ R इज इक्वल टू k dt। क्लियर। अब बोथ साइड क्या कर ले अपन, इसका इंटीग्रेशन कर ले, समाकलन करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, इंटीग्रेशन साइन आएगा माइनस एज इट इज इंटीग्रेशन साइन ऑफ dr बाय R इज इक्वल टू के, आपका कांस्टेंट आउट ऑफ ब्रैकेट्स आएगा आपका इंटीग्रेशन साइन के बाद, और dt आपके पास आ गया। क्लियर। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको पता है 1/r dr का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, log r होता है। यहाँ log किस फॉर्म में आएगा आपके पास, ln की फॉर्म में, ln कंसंट्रेशन ऑफ r इज इक्वल टू के, और यहाँ क्या आएगा आपके पास, t आएगा, क्या आएगा, के टी dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t, और जब भी इंटीग्रेशन होता है तो आपको पता है उसके साथ क्या आता है, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट अब यूज करते हैं। क्लियर। अब इस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या सिंपल सा रूल से अप्लाई करते हैं, सिंपल सा इनिशियली जब t इज इक्वल टू 0 था आपके पास, जब t इज इक्वल टू 0 है आपके पास, उस समय जो कंसंट्रेशन है वो R जो किसके इक्वल है आपके पास, R0 के इक्वल है। किसके इक्वल है आपके पास, R0 के इक्वल है। तो इस इक्वेशन के अंदर पुट कर लो तो सिंपल सा वैल्यू आएगी माइनस ऑफ ln, R को किससे रिप्लेस कर रहे हैं अपन, R0 से, एंड kt की वैल्यू क्या होगी, k इंटू 0 क्या आएगा, 0, और वो किसके बराबर आएगी, c के वैल्यू के इक्वल आएगी। क्लियर। अब ये वैल्यू c की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर पुट कर लो तो आपके पास कंसंट्रेशन की इक्वेशन क्या आएगी, फाइनल वैल्यूज क्या आएगी, ln r इज इक्वल टू के टी, c की वैल्यू क्या है आपके पास, माइनस ऑफ ln r0, माइनस ऑफ ln क्या आएगा, r0। क्लियर। ये प्लस की वैल्यू माइनस की वैल्यू को इस साइड ट्रांसफर कर लो तो क्या होगा, प्लस की फॉर्म में, तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, ln r0 माइनस ln r इज इक्वल टू के टी, इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, के टी आएगा आपके पास। क्लियर। और आपको पता है log m माइनस log n क्या होता है, log m अपॉन n, और यहाँ से के टी जो है मल्टीप्लीकेशन उसको कहाँ ट्रांसफर कर लो आप, डिवीजन की फॉर्म में, तो सिंपल सा आपके पास क्या आएगा, 1/t ln r0 इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन जो R t टाइम पे, और इक्वल टू क्या आया, k। क्लियर।
ये भी आपके पास, ये जो इक्वेशन है आपके पास क्या कहलाती है, आपके पास समाकलित वेग समीकरण है। किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। क्लियर? ये प्रथम कोटि अभिक्रिया का क्या है? समाकलन वेग समीकरण। ये क्या है आपके पास? प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। क्लियर? इंटीग्रेटेड फॉर्मूलाज आपके पास। अब आपके पास क्या है? लॉग ln की फॉर्म में। इस लॉग ln को आप लॉग बेस 10 में चेंज करेंगे तो क्या होगा आपके पास? मल्टीप्लीकेशन होगा। 2.303 से अपन क्या करते हैं? मल्टीप्लाई अपॉन टी लॉग ऑफ बेस 10 इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन आर इक्वल्स टू के। क्लियर? ये जो वैल्यूज आ रही है आपके पास न्यूमेरिकली, जब भी अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उस कंडीशन में आपको इस वैल्यू को यहाँ पे यूज करना है। आया समझ में आपको? क्लियर? अब आपके पास वही पॉइंट्स आते हैं जो पहले इनिशियली जो अपने जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए अपन ने यूज किए थे कि 4 पॉइंट्स क्या क्या यूज किए थे। इसकी यूनिट्स क्या होगी? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट्स। फर्स्ट पॉइंट क्या था आपके पास? यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की यूनिट्स की बात करें तो आपको पता है के यूनिट कांस्टेंट आपके पास क्या? इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट क्या? के की वैल्यू जो फाइंड आउट, यूनिट फाइंड आउट करनी है तो के की यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के इज इक्वल टू, अगर के की यूनिट की मैं बात करूं तो के की यूनिट क्या होगी? सिंपल से इसको फाइंड आउट करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला बता रखा है आपको, मोल लीटर एंड टाइम। क्या था आपके पास? मोल लीटर एंड टाइम। क्लियर? और जब भी आपको इसको फॉर्मूला डिक्टेट करने को बोला था क्या लिखना था आपको? n - 1 1 - n n - 1 एंड -1। क्लियर? अब यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए जो n की वैल्यू आपके पास है वो n की वैल्यू इसके लिए क्या है आपके पास? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए n की वैल्यू आपके पास क्या है? n इक्वल टू आपके पास क्या है? 1 है। तो पुट कर लो तो क्या आएगा? 1 - 1 क्या होगा? 0। तो क्या आएगा? सिंपल सा मोल भी 0 हो जाएगा, लीटर भी 0। तो फाइनल लिमिट यूनिट क्या आएगी आपके पास? टाइम इनवर्स। कई बार बहुत सारी कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा जाता है क्या कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए जो आपके पास के है आपके पास, उस के की यूनिट्स क्या होगी? तो उसके अंदर के की जो यूनिट्स होती है आपके पास क्या होती है? सिंपल सा टाइम इनवर्स अपन उसके अंदर यूनिट्स को कंसीडर करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट थिंग्स आती है आपके पास क्या? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या बात आती है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। क्लियर? अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के अंदर जो ग्राफ बनेंगे, मेनी टाइप्स ऑफ ग्राफ्स अपन बना सकते हैं, टाइप्स ऑफ ग्राफ उसके अंदर बन सकते हैं। किस टाइप के ग्राफ बनते हैं? सपोज मैं फर्स्ट इस इक्वेशन को कंसीडर करूं, ग्राफ की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, किसकी बात कर रहा हूं? सेकंड बात कर रहा हूं ग्राफ की। फर्स्ट इक्वेशन मैंने यहाँ कंसीडर की के, और ये टी जो मल्टीप्लाई मैं डिवीजन उसको मल्टीप्लाई लिख दिया तो मैंने इसको लिखा के टी इक्वल टू ln r0 अपॉन r। जब भी ln r0 अपॉन r, अगर इस इक्वेशन के लिए अपन ग्राफ प्लॉट करूं, मैं सिंपल सा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के अंदर ग्राफ प्लॉट करूंगा बिटवीन किसके? बिटवीन करूंगा टाइम t और ये जो ln r0 अपॉन r के बिटवीन। जैसे ही आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये जो ग्राफ आएगा आपके पास, किस टाइप का ग्राफ आएगा आपके पास? स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है। कैसा ग्राफ मिलता है आपके पास? स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है। आया समझ में? क्लियर? नेक्स्ट आपके पास अगर यही ग्राफ आपके पास अनदर फॉर्म में अगर इसको ग्राफ को प्लॉट करना, मैं इस इक्वेशन को यूज कर रहा हूं। किस इक्वेशन को यूज कर रहा हूं? इस इक्वेशन को यूज कर रहा हूं। क्लियर? इस इक्वेशन को यूज करके भी अपन क्या कर सकते हैं? इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। ये जो ग्राफ आपके पास आएगा स्लोप की फॉर्म में ग्राफ आएगा। किसकी फॉर्म में ग्राफ आएगा आपके पास? स्लोप की फॉर्म में। जो आपके पास क्या आता है? स्लोप किस टाइप से आता है आपके पास? देखते हैं अपन। सिंपल से इस इक्वेशन को यूज करो। क्या है आपके पास ये इक्वेशन? अगर इसके अंदर स्लोप होगा तो इसका स्लोप क्या है आपके पास? ढाल क्या है आपके पास? के आपके पास यहाँ पे क्या है? स्लोप की फॉर्म में। क्लियर? मैं इस इक्वेशन को यूज कर रहा हूं, माइनस ऑफ ln कंसंट्रेशन ऑफ r इज इक्वल टू के टी माइनस ln r0। क्लियर? यहां से माइनस को कॉमन लेके इनसाइड ट्रांसफर कर लो, क्या होगा? ln r इक्वल टू माइनस ऑफ के टी प्लस ln r0। क्लियर? यहां जो इक्वेशन बनी ये किस फॉर्म में आ रहा है? y इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में आपके पास इक्वेशन है।
बट यहाँ जो m है आपके पास किसकी फॉर्म में, माइनस डायरेक्शन की फॉर्म में, तो यहाँ पे जो स्लोप आएगा आपका, जो आएगा क्या आएगा, जो इक्वेशन आएगी आपके पास क्या होगा, ग्राफ किस टाइप से बनेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है इस टाइप के ग्राफ को भी, कि ये जो ग्राफ आपने प्लॉट कर रहे हैं अपन, किसके बिटवीन आ रही है, ये फाइनल कंसेंट्रेशन जो आपके पास LNR है, किसके बिटवीन है आपके पास, फाइनल कंसेंट्रेशन आपके पास जो ली थी LNR और T के बिटवीन ये जो ग्राफ बना रहे हो आप, तो इस कंडीशन में सिंपल सा आपके पास ग्राफ आएगा, बट वो क्या आएगा, इनवर्स डायरेक्शन में आएगा, ये इस डायरेक्शन में आपके पास आएगा। ये जो वैल्यूज है, ये जो वैल्यू किसको डिक्टेट कर रही है, लॉग ऑफ सॉरी ln R0 की कंसेंट्रेशन को, और यहाँ जो स्लोप है वो आपके पास, स्लोप जो होगी आपके पास, ये स्लोप किसके बराबर है, -k के बराबर है। आया समझ में, क्लियर। इस टाइप से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए अपन क्या बना सकते हैं, ग्राफ्स बना सकते हैं, क्लियर। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए हाफ लाइफ, अर्ध आयु काल कितना होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का। चलिए अब अपन बात करते हैं क्या फर्स्ट अर्ध आयु काल किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आपके पास क्या है, अर्ध आयु। अर्ध आयु किसके लिए फाइंड आउट करनी है आपको, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। जब भी अर्ध आयु के लिए बात करेंगे तो T इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, T हाफ, T इक्वल टू क्या हो जाएगा, T हाफ के इक्वल, और जो कंसंट्रेशन है वो R, वो कितनी बच जाएगी आपके पास, प्रारंभिक कंसंट्रेशन का हाफ, मींस व्हाट, R/2 आपके पास आती है, क्लियर। अब अपने को इसके लिए क्या करना है, डेरिवेशंस करना है। सिंपल सा T हाफ के लिए मैं सिंपल से इस इक्वेशन को यूज कर लूँ, तो आपके पास क्या है, K इक्वल टू 2.303 अपॉन T log base 10 कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। T को इस साइड ट्रांसफर कर लो और K को इससे डिवीजन, और R को चेंज कर लेते अपन किससे, R/2 से। तो T हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K log base 10 इनिशियल कंसंट्रेशन, एंड आफ्टर हाफ टाइम 50% रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जो कंसंट्रेशन हो रही है वो कितनी आ रही है, R/2। R से R गॉन होगा आपके पास और ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो T हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K log base 10, क्लियर, और log base 10 इंटू 2, क्लियर। और हमेशा ध्यान रखना कि log ऑफ 2 की जो वैल्यूज होती है वो कितनी होती है, 0.3010, क्लियर, 0.3010 इसकी क्या होती है, सिंपल सी वैल्यू होती है, क्लियर। अब ये वैल्यू आप पुट कर लो, तो T हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K log base 10 2 की जो वैल्यूज है वो आपके पास कितनी है, सिंपल सा इंटू 0.3010। जब इसका मल्टीप्लीकेशन करोगे आप इसका, तो T हाफ की जो वैल्यूज आएगी कितनी आएगी, 0.693 अपॉन K, क्लियर। ये जो वैल्यूज है किसको डिक्टेट कर रहा है, T हाफ की वैल्यू, यानी जब पूर्ण अभिक्रिया अर्ध होगी तो उस कंडीशन में आपके पास वैल्यूज क्या आएगी, 0.693 अपॉन K। इस रिलेशन से एक बात क्लियर हो रही है, क्या क्लियर हो रही है, कि प्रथम कोटि अभिक्रिया की जो अर्ध आयु काल है, अर्ध आयु जो वैल्यूज है वो प्रारंभिक सांद्रता पर डिपेंड नहीं करती, जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उसके ऊपर ये वैल्यू डिपेंड नहीं करती है। और कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में, बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में भी पूछा जाता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो हाफ लाइफ है क्या वो इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है या नहीं करती, करती है तो क्या वैल्यू आता है, नहीं करती है तो क्या है, सिंपल सा। तो हमेशा ध्यान रखना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के अंदर जब भी T हाफ की जो वैल्यूज है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती। और इसके लिए अगर आपको ग्राफ प्लॉट करने को बोल दे इनिशियल कंसंट्रेशन एंड T हाफ के बिटवीन, ये इनिशियल कंसंट्रेशन आपके पास क्या है, R0 और T हाफ, क्लियर। जब भी T हाफ के बिटवीन जब ग्राफ की बात करते हैं, ग्राफ भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है ग्राफ भी आपके लिए। तो ये जब भी ग्राफ होता है वो कांस्टेंट ग्राफ देता है कि कितनी भी R की वैल्यू को इंक्रीज कर दो, T की वैल्यू में वहां पे कोई भी चेंज नहीं आता है, मींस व्हाट, T इज नॉट प्रोपोर्शनल टू या डिपेंड्स ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। आया समझ में आपको, क्लियर। अब देखते हैं अपन इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के ऊपर से, इसके ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकली क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है एग्जाम में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, सेकंड ग्रेड में भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टाइप्स के। चलो देखते हैं क्या है वो। अब अपन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए जो एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। मैंने बोर्ड पे 2 न्यूमेरिकल एग्जाम क्वेश्चंस को लिख रखा है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों के दोनों क्वेश्चंस क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, फिर अपन सेकंड क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे किस टाइप से अपने को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलो
फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 90% कंप्लीट होने में 10 मिनट का टाइम लग रहा है, तो के रेट कांस्टेंट जो है आपके पास, उसकी इस रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी वो आपको फाइंड आउट करनी। क्लियर? तो आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए सॉल्यूशन लिखते हैं अपन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए जो के कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कितनी होती है 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। क्लियर? ये आपके पास फॉर्मूला है। सपोज मैंने कंसीडर किया, लेट कर रहा हूं मैं, लेट इनिशियली किसी की कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट जो रिएक्ट कर रहा है उसकी जो इनिशियल कंसंट्रेशन है मींस व्हाट आर नॉट आपके पास क्या कंसीडर कर ली मैंने 100 कंसीडर कर ली। क्लियर? अगर वो रिएक्शन 90% कंप्लीट हो रही है तो रिमेनिंग आर की वैल्यू कितनी बची? अगर 100 में से 90% निकाल दे, 100 का 90%, तो रिमेनिंग कितना बचता है 10 बचती वैल्यूज, यानी 100 में से बची हुई जो कंसंट्रेशन है 100% थी उसमें से 90% कंप्लीट, तो रिमेनिंग जो कंसंट्रेशन बची वो कितनी है 10 है आपके पास। क्लियर? ये R0 और R की वैल्यू इसके अंदर पुट करके अपन इसको 2 मिनट में इजी गोइंग में अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? इसको यूज करो तो वैल्यू ऑफ K इज इक्वल टू क्या है आपके पास 2.303 अपॉन, और टाइम T की वैल्यू कितनी है आपके पास, टाइम कितना दे रखा है 10 मिनट दे रखा है, कितना दे रखा है 10 मिनट्स का आपके पास टाइम इंटरवल। T की वैल्यू कितनी 10 है, तो यहाँ सिंपल सा 10 पुट किया, लॉग बेस 10, इनिशियली कंसंट्रेशन आपने कितनी कंसीडर की 100, और फाइनल कंसंट्रेशन जो बची हुई कंसंट्रेशन है वो कितनी है 90% कंप्लीट होने के बाद 10 आपके पास वैल्यू 10 से 10 गॉन हुआ, तो आपके पास वैल्यू आई K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 10 लॉग बेस 10 ऑफ 10। क्लियर? और आपको पता है, नहीं पता है तो हमेशा ध्यान रखना लॉग बेस 10 ऑफ 10 की वैल्यू क्या होती है 1 को किसी डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे नो चेंज आ रही है, कोई चेंज नहीं आता, तो सिंपल सा K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 10। क्लियर? और यहाँ पे हमेशा यूनिट ध्यान रखना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो यूनिट्स आती है वो यूनिट्स क्या आती है आपके पास टाइम इनवर्स की फॉर्म में। क्लियर? और डेसिमल्स को वापस स्प्लिट कर दो एक डिजिट के बाद, तो वैल्यू ऑफ K इज इक्वल टू क्या है 0.2303। क्लियर? और यहाँ यूनिट क्या है आपके पास टाइम इनवर्स। अगर आप एग्जाम में यूनिट्स नहीं लगाते हैं तो आपके क्वेश्चन के अंदर मार्क्स डिटेक्ट कर सकता है एग्जामिनर, इसलिए जो 90% कंप्लीट होने पर जो रेट K की रेट कांस्टेंट की जो वैल्यूज है वो कितनी आ रही है आपके पास 0.2303 आपके पास वैल्यू आ रही है। आया समझ में? उसके बाद जैसे ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, वैसे ये भी बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत अच्छा, बहुत मजा आएगा इस क्वेश्चन को करने में भी। देखो क्या कह रहा है कि क्वेश्चन को लैंग्वेज को पढ़ना है, ये कोई भी रिएक्शन से चेंज हो रही प्रोडक्ट में, और ये रिएक्शन कैसी है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से, कि पूर्ण होने में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के कंप्लीट होने में आपको 50 मिनट का टाइम लग रहा है। कितना? 50 मिनट, पूर्ण होने में 10 मिनट्स का टाइम लग रहा है। 50% कंप्लीट होने में कितना मिनट का टाइम लग रहा है 10 मिनट्स का टाइम लग रहा है। तो उस कंडीशन में पूछ रहा है कि 90% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, तो अब आपके माइंड में आना चाहिए सर K जो वैल्यू होती है वो K दोनों के कंडीशन में क्या होता है कांस्टेंट होता है, तो दोनों के लिए अपन K की वैल्यू को पहले कैलकुलेट कर ले, देन अपन इजी गोइंग में उसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। क्लियर? और आप सभी को पता है सपोज सॉल्यूशन कैसे करोगे, A चेंज हो रहा प्रोडक्ट के अंदर, वो सिंपल सी बात है आपके पास। क्लियर? जब आपके पास T इज इक्वल टू T हाफ है आपके पास, या T इज इक्वल टू T हाफ लिखो, या T इज इक्वल टू 0.5 है जब आपके पास, तो उसकी कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन जो है आपके पास, जो फाइनल कंसंट्रेशन कितनी बच जाएगी R0/2 कंसंट्रेशन बचेगी। क्लियर? तो आपको पता है क्या K की कांस्टेंट की वैल्यू इसको इसके अंदर पुट करके सॉल्व करें, तो यहाँ पे जो T हाफ की वैल्यू अपने को वेल नॉन है, तो T है 0.5 इक्वल टू आपको पता है क्या 0.693 अपॉन K होता है। इसके को उधर ट्रांसफर कर लो, T हाफ को इधर ट्रांसफर कर लो, तो सिंपल से यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी आपके पास क्या बनेगी K इज इक्वल टू 0.693 अपॉन T 0.5। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। आया समझ में? क्लियर? यानी 50% कंप्लीट होने में जो वैल्यूज आ रही K की वैल्यू आ रही है 0693 अपॉन 0.5। क्लियर? सिमिलरली अगर इसी टाइप से अगर एट T इज इक्वल टू 0.9 90% कंप्लीट हो रहा है, 50% हो रहा था 0.5 लिया, तो उस कंडीशन में जब T एट T इज इक्वल टू 0.9 कंसीडर कर लूं, क्योंकि 90% कंप्लीट हो रही है। क्लियर? अगर रिएक्शन 90% कंप्लीट हो रही है तो उस कंडीशन में बचा कितना, अगर सपोज 10 लेता हूं मैं, अगर इनिशियली जो है आपके पास 10 और 90% कंप्लीट होने के बाद कितना 10 का 90% कितना आता 0.1। क्लियर? यानी रिमेनिंग कितनी बचेगी वहां पे
0.1 आपके पास कंसंट्रेशन बचेगी। तो सिंपल सा मैं इसकी जगह लिख सकता हूं क्या कि ये जो इनिशियल कंसंट्रेशन आपके पास बचेगी 90% कंप्लीट होने के बाद वो कितना आएगा 0.1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट R0। क्लियर, सिंपल सा 10 आपका 90% कंप्लीट हो रही है। अगर इसी से देखिए तो 90%, अगर यहाँ से 10 इनिशियली 10 ले रहा हूँ तो 90% कंप्लीट होने के बाद क्या बचेगा 1 बचेगा 0.1। क्लियर, यहाँ 0.1 आपके पास क्या बचेगी कंसंट्रेशन आपके पास रिमेनिंग रहेगी। अगर आप इसके लिए वैल्यू कैलकुलेट करें तो 0.9 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो इक्वेशन है मैं इस इक्वेशन को यूज कर रहा हूँ। क्लियर, अगर यहाँ से टी को इधर ट्रांसफर कर लिया, के को इसके डिनोमिनेटर में लिख दिया। क्लियर, क्योंकि आपको टी के लिए वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अपन इसके भी यहाँ इसको भी ये कर सकते हो, सॉरी इसको भी यही ले लो, सिंपल सा के ले लो, इसके डिनोमिनेटर में यहाँ ले लो 0.5। ठीक है, के लॉग बेस 10। क्लियर, यहाँ वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, सिंपल सा इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी आपके पास R0, इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी R0 अपॉन आपके पास क्या है 0.1 इंटू R0 से R0 कौन 0.1 हटाओगे तो ऊपर क्या जाएगा 10 जाएगा आपके पास। 0.9 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग बेस 0.1 को ऊपर लिखेंगे तो अपन क्या लिखोगे 10 बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। लॉग 10 बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है, सिंपल सी 1 वैल्यू होती है, आपको पता है यस या नो। लॉग बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो सिंपल सा 0.9 इज इक्वल टू आपका वैल्यू कितनी आई 2.303 अपॉन के। इक्वेशन नंबर 2 दे दो, आया समझ में। अब क्या कर लो, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 2 के अंदर 1 को डिवाइड कर लो, तो सिंपल सा लिखो क्या यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। क्लियर, इक्वेशन 1 एंड 2 को मैं यूज कर रहा हूं तो क्या सिंपल सा क्या लिखा 0.9 अपॉन 0.5 इज इक्वल टू इसकी कंसंट्रेशन 0.303 अपॉन के इंटू वैल्यूज क्या हो जाएगी रेसिप्रोकल, तो के अपॉन आपके पास वैल्यू आएगी क्या 0.96693, के से के गॉन हुआ तो आपके पास वैल्यू क्या है टी 0.9 अपॉन टी हाफ कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा था 10 मिनट का टाइम लग रहा था, तो यहाँ वैल्यू लिख दो भले टी 0.5 इज इक्वल टू कितना है 10 मिनट है आपके पास। क्लियर, ये वैल्यू यहाँ पुट कर लो तो 10 इज इक्वल टू 20303 अपॉन 0.693। क्लियर, जब इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ जो वैल्यूज आएगी आपके पास कितनी आएगी, ये 1 टाइम होगा और यहाँ हो जाएगा आपके पास क्या 3.3। ये 10 मल्टीप्लाई डिवीजन में कहाँ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, तो आपका जो कैलकुलेटेड वैल्यूज आएगी आपके पास क्या वैल्यूज आएगी सिंपल सी, यानी टी 0.9 इज इक्वल टू 3.3 इंटू 10 किसकी फॉर्म में है, ये मिनट की फॉर्म में आपके पास है। पॉइंट रिमूव किया अपॉन 10 से 10 गॉन हुआ, 0.9 इज इक्वल टू 33 मिनट। यानी रिएक्शंस को 90% कंप्लीट होने में जो टाइम लगेगा वो टाइम आपका कितना लगेगा 33 मिनट लगेगा। आया समझ में आपको। और अपन जो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा मेरा उसके अंदर एक दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन अपन और डिस्कशन करेंगे कि किस टाइप के एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आपके पास न्यूमेरिकली पूछे जाते हैं। आई होप कि ये जो लेक्चर्स था आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ऊपर, जिसके अंदर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को अपन ने डिराइव किया। क्लियर, के कांस्टेंट की जो रेट कांस्टेंट है आपका उसकी वैल्यू को आपने कैलकुलेट किया, देन उसके बाद उसकी ग्राफ्स, उसकी हाफ लाइफ, देन उसके जो भी आपने जो न्यूमेरिकल कंसीडर किए वो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू गाइज।